जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, यूक्रेन करता है एक अटैक रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर अटैक होता है उनके बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इस अटैक के बाद ईरान के अंदर क्या होने वाला है, मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है, और इसके बाद पूरे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई है, एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके ऊपर उसकी क्या लगने वाली है, आपको देखने को पता लगेगा। एग्जैक्टली अटैक यूक्रेन ने तो कर दिया रशिया के ऊपर, लेकिन इसके पीछे है कौन, ये अटैक करवाने वाला है कौन, और यूक्रेन के अंदर इतना कूदा कहां से आया जो 800 किलोमीटर 1200 किलोमीटर अंदर रशिया के घुस करके अटैक कर दिया। और वो भी ऐसे टाइम पे जब ईरान बहुत ज्यादा गर्म बैठा है, पूरे विश्व के अंदर एनर्जी का क्राइसिस बना हुआ है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या ये अमेरिका की नई साजिश है या फिर यहाँ पे रशिया एक नया वे आउट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, अब जो अटैक हो गया है, इसके रिपरकशंस पूरे विश्व के अंदर बहुत जल्दी फैलने वाले हैं और बहुत जल्दी पता लगेगा कि किस तरीके का एक बहुत बड़ा खतरा पूरे विश्व पे मंडरा रहा है। लिटरली सिचुएशन ये है कि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। वहीं पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध, अब केवल यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं रहा है, ये पूरा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने वाला है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ से शुरू होने वाली है, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, ये बस अब उसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। दोस्तों, एग्जैक्टली होने क्या वाला है, क्यों ये हुआ है और इसके आगे क्या रिपरकशंस होने वाले हैं, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, यूक्रेन अटैक करता है रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर अटैक किया जाता है यूक्रेन की तरफ से उनके स्पेशल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए। वहां पे ऐसी जगह पे अटैक किया गया जो उनका हब है, जहां से पूरे विश्व के लिए 2 मिलियन बैरल हर दिन तेल निकलता है। और ये जगह दोस्तों बॉर्डर के आसपास नहीं थी, ये जगह थी लगभग 800 से 1200 किलोमीटर रशियन बॉर्डर के अंदर। और यहाँ पे जिस प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया है, जिस तरीके की मिसाइलों को चूज किया गया है, ये क्लियर दर्शाता है कि ये केवल और केवल यूक्रेन का काम नहीं है, यहाँ पे और पावर भी इसके पीछे शामिल है। अब क्या वो अमेरिका है या वो नेटो है या पूरा का पूरा यूरोप इसके अंदर शामिल है। तो दोस्तों, अब एक बात समझ लो, यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा था वर्ल्ड के अंदर। अब ग्लोबल ऑयल के अंदर जो डिसरप्शन देखने को मिलेगा, उससे पूरी दुनिया कांपने वाली है। लिटरली पिछले 2-3 दिन से इंडिया के अंदर जो मीटिंग हो रही है, कभी सीसीएस की मीटिंग हो रही है, कभी किसी चीज की मीटिंग हो रही है, तो आप एक बात समझ लो, ये मीटिंग ऐसी हवा में नहीं हो रही। ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के किसी ने रशिया को इस तरीके से निशाना बनाया ताकि रशिया पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल सप्लाई है दोस्तों, उसमें किसी भी तरीके से स्मूथनेस ना ला पाए, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाए, वो बीच में टूट जाए। मतलब एक चीज समझ लो, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल था कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर ईरान पास नहीं होने दे रहा, और अब रशिया से जो ऑयल आ रहा था उसको यूक्रेन पास नहीं होने दे रहा। मतलब यूक्रेन ने अटैक करके ये चीज तो क्लियर कर दिया। अब इससे एक चीज और हो जाती है कि अब ये जो वॉर है केवल यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं रही, अब ये भी एक ग्लोबल लेवल पे चली गई है। और दोस्तों, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी भी तरीके से यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ नहीं है। मतलब यूक्रेन की औकात भाई जेवलिन मिसाइल बनाने की नहीं है, मतलब वो भी अमेरिका से आई थी इनके पास। इनको नेटो ने हथियार सप्लाई करे, तब जाकर के तो किसी तरीके से लड़ पा रहे हैं। और केवल हथियार नहीं, क्या क्या सप्लाई हुआ है यूक्रेन को, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरीके का यूक्रेन ने अटैक कर दिया ना रशिया के ऊपर, ये किसी भी सूरत में केवल और केवल यूक्रेन का एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे डेफिनेटली फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व है, और व्हेन आई से फॉरेन पावर्स तो आप समझ लो वेस्टर्न कंट्रीज। अब यहाँ पे यूएसए इन्वॉल्व है या नहीं, यहाँ पे यूरोप इन्वॉल्व है या नहीं, कोई डाउट ही नहीं उठता इस चीज पे। यहाँ पे डेफिनेटली केवल अमेरिका ही इन्वॉल्व नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है। दोस्तों, ये अटैक किया गया था ड्रोन की तरफ से। अब ड्रोन कहीं पे भी जाता है ना, तो मल्टीपल चीजों की जरूरत होती है। जैसे जरूरत होती है सैटेलाइट इंटेलिजेंस की, टारगेट कोऑर्डिनेट्स की, या फिर सिग्नल मिशन प्लानिंग सपोर्ट की। ये सारी की सारी चीजें इनके पास आई कहां से, ये सारी की सारी चीजें यूक्रेन तो कर ही नहीं पा रहा था। इतने टाइम से यूक्रेन लगभग 3-4 साल से युद्ध लड़ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे अभी तक यूक्रेन कोई बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मोटिव हासिल नहीं कर पाया, ना कोई स्ट्रैटेजिक विन हासिल कर पाया। तो यहाँ पे ना एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई यूक्रेन के पास ये डेटा आया कहां से, ये इंटेल आया कहां से। या तो ये इंटेल अमेरिका ने प्रोवाइड करवा के दिया है, या फिर ये इंटेल यूरोप ने प्रोवाइड करवा के दिया। पर इसके पीछे मोटिव क्या था, मतलब आप एक बात समझो ना, आपने S-400 को बाईपास करके ड्रोन रशिया के अंदर गिरवा दिए। भाई S-400 को बाईपास करने की टेक्नोलॉजी कहां से आ गई। मतलब इंडिया के अंदर भी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी पाकिस्तान के साथ, वो S-400 और इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे रशिया का S-400 बाईपास करवा दिया। इसका मतलब बहुत ही हायर टेक यूज की गई है यहाँ पे। और अगर हायर टेक यूज की गई है तो वो तो यूक्रेन के पास है नहीं, वो तो किसी और ने प्रोवाइड करी है डेफिनेटली। और दोस्तों, केवल यही नहीं, रशिया ने भी ये क्लेम किया था कि डेफिनेटली यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है, वो यहाँ पे यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन डीप पेनिट्रेशन रशिया के अंदर करने में सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रिपरकशन तो ये पड़ने वाला है कि ईरान युद्ध को जो यूएसए सोच के बैठा ना कि भाई इसको शांत कर देंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे, अब अमेरिका कतई नहीं निकलता। अब मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल के दिखा दे। हाँ, अगर रशिया के ऊपर यूक्रेन ने अटैक ना किया होता, या फिर इन्होंने कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से प्रोवाइड करवा के अटैक ना करवाया होता, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ
तो भाई शायद हो सकता था कि यूएसए यहाँ से बीच बचाव करके निकल जाए, लेकिन दोस्तों अब इस अटैक के बाद यूएसए को रशिया निकलने ही नहीं देगा। रशिया यहाँ पे ईरान को वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा जो यूएसए के नाक का दम बन जाएंगी। एक बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि रशिया पहले से ईरान का सपोर्ट करता है, चाहे फिर वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस हो या फिर एडवांस ड्रोन सिस्टम हो या फिर मतलब टारगेटिंग डेटा, मतलब कहाँ कहाँ पे इनके क्या क्या चीजें रखी हुई, ये सारा डेटा एकदम कोऑर्डिनेट्स के साथ प्रोवाइड करवाने का काम किसने किया था, जिससे इतना ज्यादा प्रिसिजन से ईरान अटैक कर पाया। ये सारा डेटा आया कहाँ से? ऑब्वियसली रशिया ने प्रोवाइड किया था, चाइना ने प्रोवाइड किया था, लेकिन अब ये और ज्यादा बढ़ेगा। अब रशिया यहाँ पे ही नहीं थमने वाला, अब रशिया इनको और ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवाएगा। वरना दोस्तों आप खुद सोचो ना, कहाँ पे जहाँ पे इस वॉर की स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे ईरान कहीं पे भी इनको अटैक नहीं कर पा रहा था, मतलब कहीं पे भी अपने मिसाइल भेजता था, इंटरसेप्ट हो जाती थी और बस बैठ जाते थे। लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ईरान इतने प्रिसीजन वाले मिसाइल मारने लगा, इतने प्रिसीजन से ड्रोन फेंकने लगा कि भाई कभी कतर के अंदर बहुत ज्यादा हैवी डैमेज हो रहा है, कभी सऊदी में बहुत हैवी डैमेज हो रहा है, कभी इजराइल में हैवी डैमेज हो रहा है। क्या ये टेक्निक ईरान के पास पहले नहीं थी या फिर रशिया ने बाद में सप्लाई करी है जिससे इनके अंदर और ज्यादा प्रिसीजन आ गया? अब दोस्तों एक बात समझ लो, यहाँ पे ना ईरान को रशिया एज ए प्रेशर पॉइंट यूज करने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, और रशिया किसी भी सूरत में यहाँ से यूएसए को निकलना अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि जब तक यूएसए यहाँ पे फंसा हुआ है रशिया हमेशा यूक्रेन के अंदर जीत। क्योंकि दोस्तों आपने एक चीज गौर करी होगी कि जब से ईरान की वॉर शुरू हुई है तब से यूक्रेन वॉर ना ठंडी पड़ी है। मतलब अभी ये जो न्यूज आई है उससे पहले आपने बहुत टाइम से वहां के बारे में कोई न्यूज ही नहीं सुनी होगी, क्योंकि रशिया को पता है कि जब तक यूएसए ऑक्यूपाइड है ईरान के साथ, यूक्रेन का जो फ्रंट है वो हमेशा ठंडा पड़ा रहेगा। अब दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर ये बोला जाए कि वॉर ना बहुत ज्यादा मर्ज हो चुकी है। मतलब मर्ज कैसे हो चुकी है मैं आपको बताता हूँ कि अब यूएसए है, इजराइल है या फिर जितनी भी मतलब यूरोपियन कंट्रीज है, इनको ईरान से अपनी स्ट्राइक्स को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका कभी कहीं से डिफेंस सिस्टम मंगा रहा है, कभी कहीं से डिफेंस सिस्टम मंगा रहा है और अपने वहीं पे ही डिप्लॉय कर रहा है अपने बेसिस को बचाने के लिए या फिर सिटीज को बचाने के लिए। अब केवल अमेरिका ये काम नहीं कर रहा है, ये काम और कंट्रीज भी कर रही है, जैसे यूएई कर रही है, सऊदी कर रही है, कतर कर रही है, कुवैत कर रही है, इराक कर रही है, और ये सारी कंट्रीज ये भी कह चुके हैं कि भैया अब हम किसी भी तरीके का सीज फायर नहीं करेंगे, अब हम इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो अब एक बात समझ लो, जितने ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम ये लोग मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करेंगे उतने कम एयर डिफेंस सिस्टम ये यूक्रेन को सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि भैया पहले तो अपनी चीज़ों को पूरा करेंगे ना, फिर उसके बाद यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे एक अपर एज मिलने वाला है आने वाले टाइम में रशिया को, और रशिया इसी ही चीज़ को चाहता है कि यूक्रेन के अंदर से इन लोगों का ध्यान हट जाए और वहाँ पे रशिया पूरे तरीके से ना मतलब पूरा समीकरण बना करके फिर वहां पे अटैक करे। रशिया फटेगा यूक्रेन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी नहीं। यूक्रेन के ऊपर रशिया तब फटेगा दोस्तों जब उसको पूरी इस चीज की गारंटी हो जाएगी भाई अब जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर अब जितनी भी इनकी पहले की कैपेबिलिटीज होती थी वो और ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है, और जो कि डे बाई डे हो भी रही है दोस्तों। जैसे पहले चल रहा था ना कि आइसोलेशन में वॉर चल रही थी, रशिया और यूक्रेन की हो या फिर ईरान इजराइल की हो, अब ये आइसोलेशन में नहीं चल रही है, अब मल्टीपल प्लेयर्स इसके अंदर आ चुके हैं, जियो पॉलिटिक्स नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। लिटरली जो कंट्रीज इसके अंदर फाइट नहीं कर रही भाई सफर वो भी कर रही है, चाहे वो एनर्जी के लिए सफर कर रही हो, चाहे वो सप्लाईज के लिए सफर कर रही हो, और हर एक को सफर करना पड़ रहा है। और ये दोस्तों ये केवल फेज 1 है इस लड़ाई का। अभी आने वाले टाइम में जब ये चीज यूरोप पहुंचेगी, यूरोप वाले तब तिल मिलाएंगे। देखना आप एक चीज देखना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज बोली थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आकर के या तो सिक्योर करने में हमारी हेल्प करो, नहीं तो ये दिक्कत चल के तुम्हारे गेट पे आ जाएगी और फिर तुम्हें यहाँ पे मजबूरन आना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली वही करवा दिया। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब से चोक हुआ, यूरोप की सप्लाईज रुक गई। अब यूरोप की सप्लाईज रुक गई तो तुरंत आ गए कि भैया हम भी मदद करने के लिए तैयार है। और अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ है दोस्तों, वहाँ पे जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जैसे यूएई हो, कतर हो, इन लोगों ने जो सीज फायर का बात करी थी ईरान से वो कैंसिल कर दिया है। इन लोगों ने लिटरली कह दिया कि देयर विल बी नो सीज फायर, विल डायरेक्टली अटैक ईरान। मतलब जो कल तक डिफेंस करते आ रहे थे अब वो अटैक में उतर गए। अब यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है इस लड़ाई से? तो दोस्तों एक बात समझ लो, यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा हो रहा है अमेरिका को। कैसे फायदा हो रहा है? अमेरिका की जो वॉर लॉबी है, जो मतलब हथियार बेचती है, उसके बड़ी मात्रा में हथियार भी करे हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी करे हैं। लेकिन वहीं पे जाकर के यूक्रेन अगर रशिया के ऊपर अटैक कर देता है दोस्तों, तो ये जो खतरा है ना ये और ज्यादा डबल हो जाता है। देखो एक तो हॉर्मुज जो है वो ऑलरेडी चोक है, अब आपने रशिया की जो सप्लाई थी उसको भी डिस्टर्ब कर दिया, तो मतलब जो पहले खतरा था अब वो डबल डाउन हो गया। अब ये जो खतरा डबल डाउन हुआ है तो लोगों के अंदर एनर्जी क्राइसिस को लेकर के सिचुएशन पैदा होगी कंट्रीज के अंदर। वहां के लोग अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा तो गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाएगी। दोस्तों अगर ऑयल के प्राइस ऊपर जाएंगे तो पूरे विश्व के अंदर जो वॉर चल रही है उनको फंड करने में हेल्प होगी। किसकी हेल्प होगी? खासकर सबसे पहले हेल्प होने वाली है रशिया की, क्योंकि रशिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? वो ऑयल है उसका, जिसको सेल करके पैसे कमा रहा था। तो यहाँ पे रशिया को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन भाई जो हथियार बिक रहे हैं उससे किसको फायदा होगा? उससे तो यूएस को फायदा हो रहा है। यूएस से कौन कौन हथियार खरीद रहा है? एक तो जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं वो खरीद रहे हैं। यूक्रेन वहां पे लोन के ऊपर हथियार ले रहा है, फिर वो उससे जाकर के उसके बदले उनके या तो
मतलब कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह ले लेंगे या फिर उनकी कंट्री को ही पूरा गिरवी रखवा लेंगे। यहाँ पे यूएसए का फायदा हुआ, यूएसए की जो वॉर लॉबी है उसको फायदा हो रहा है। अब ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, इससे खतरा किसको हुआ है? इससे खतरा हो गया यूरोप को, एशिया को और इंडिया को। मतलब इंडिया का नाम मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिया, क्योंकि इंडिया जो पूरे विश्व के अंदर ये केवल ऑयल को लेता ही नहीं था, इंडिया इस ऑयल को मल्टीपल कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट भी करता था, सप्लाई भी करता था प्रोसेस करने के बाद। लेकिन अब भाई हम पे ही ऑयल नहीं आएगा तो आगे क्या जाएगा? यहाँ पे दोस्तों एक बात समझना है कि ये वॉर जिस तरीके से फैल रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल को ये पूरे बड़े स्केल पे होने लगे और हमें देखने को मिल जाए कि ये जो वॉर है अब एक ऐसे फेज में पहुंच चुकी है जहां पे इसको फुल फ्लेज वर्ल्ड वॉर कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि ये रशिया के ऊपर जो अटैक हुआ है ये आखिर करवाया किसने? कौन चाहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डिसरप्शन पैदा हो जाए और कौन उसका फायदा उठाना चाहता है? दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।